अब देखिए दोस्तों, अपन ने इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट किया एनसीएफ 2005 का, तो एनसीएफ 2005 के संबंध में मैंने आपको उसका निर्माण कैसे किया गया, उसके क्या मुख्य उद्देश्य थे, क्या उसकी विशेषताएं थी, और उसके साथ साथ उसके अंतर्गत क्या मुख्य अनुशंसाएं की गई, उसके 5 क्षेत्र बताए मैंने आपको। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन ये इस टॉपिक की प्रकृति ही ऐसी है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा पहले पार्ट को। अब जो पार्ट नंबर 2 है वो आपका एनसीएफ 2005 के विषय हैं। तो अब जो नेक्स्ट आपको पार्ट में करवा रहा हूँ वो एनसीएफ है 2005, एनसीएफ 2005 के विषय। ये पार्ट 2 के रूप में आप पढ़ेंगे। पार्ट 2, पार्ट फर्स्ट में आपने एनसीएफ का दस्तावेज वगैरह क्या था, सारी जानकारी वगैरह उसमें देखा आपने। और एनसीएफ दस्तावेज के अंतर्गत 4 मुख्य विषय, चार मुख्य विषयों को रखा गया। इसके साथ साथ 4 अन्य विषयों को रखा गया, अन्य विषयों को रखा गया। अगर बात मुख्य विषयों की जाए, मुख्य विषय की जाए तो सबसे पहला विषय है भाषा विषय। भाषा विषय। नंबर 2 है गणित विषय। नंबर 3 है विज्ञान विषय। और नंबर 4 है सामाजिक विज्ञान विषय। सामाजिक विज्ञान विषय। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अन्य विषयों की, तो सबसे पहले है रोजगार या काम। फिर है कला एवं दस्तकारियां। कला एवं दस्तकारियां। सी है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। और नंबर 4 है योग एवं विश्व शांति। योग एवं विश्व शांति। तो अगर पहले की बात करें, मुख्य विषयों के अंदर पहला विषय भाषा विषय, नंबर 2 गणित विषय, नंबर 3 विज्ञान विषय और नंबर 4 क्या है, सामाजिक विज्ञान विषय। और अगर 4 अन्य विषयों की बात करें तो आपके सामने आएगा रोजगार एवं काम, कला एवं दस्तकारियां, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य और योग एवं विश्व शांति। हम चर्चा करते हैं पहले पर। पहले की सबसे पहला विषय आता है आपका 1 नंबर पर भाषा विषय। बहुभाषिक पाठ्यचर्या को अपनाया जाए। बहुभाषिक पाठ्यचर्या को अपनाया जाए।
क्योंकि हमारा भारत देश विविध सांस्कृतिक विविधताओं का, विविध सांस्कृतिक विशेषताओं का देश है, इसलिए बहुभाषिक पाठ्यचर्या को अपनाया जाए तथा राष्ट्रीय शिक्षण प्रशिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुभाषिक हों, जिससे बहुभाषिक राष्ट्रीय संस्कृति को समझा जा सके, बहुभाषिक राष्ट्रीय संस्कृति को समझा जा सके। पहला बिंदु। त्रिभाषा सूत्र को अपनाया जाए। त्रिभाषा सूत्र को अपनाया जाए। सबसे पहला बिंदु आएगा इसमें मातृभाषा। मातृभाषा को राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर के रूप में प्रथम भाषा के रूप में काम में लिया जाए। जहां तक संभव हो बालक को प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। नंबर 2, अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में दिया जाए और इसका स्तर प्रारंभिक स्तर हो। प्रारंभिक और प्राथमिक में अंतर है, प्राथमिक 1 से 5, प्रारंभिक 1 से 8। अंग्रेजी भाषा को कक्षा 1 से प्रारंभ किया जाए। आप में से लगभग जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षण प्राप्त किया है तो आपने कक्षा 6 से अंग्रेजी भाषा सीखी है, लेकिन 2005 के बाद कक्षा 1 से अंग्रेजी भाषा को कक्षा 1 से अंग्रेजी भाषा को लागू किया जाए। तो कक्षा 1 से अंग्रेजी शिक्षण प्रारंभ किया जाए और तीसरी भाषा के रूप में प्राथमिक भाषा, द्वितीयक भाषा और तृतीय भाषा हो गई। तृतीय भाषा के रूप में स्थानीय भाषा को महत्व दिया जाए, जिसमें संस्कृत हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, सिंधी हो सकती है, जो भी मान्यता प्राप्त तृतीय भाषा के आती है। तो पहला तो बहुभाषिक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम हो, त्रिभाषा सूत्र का उपयोग किया जाए। त्रिभाषा सूत्र में तीनों भाषाओं को किस प्रकार से उपयोग किया जाना है उस चीज का विशेष ध्यान दें। इसके साथ साथ मॉन्टेसरी शिक्षण सूत्र, मॉन्टेसरी शिक्षण सूत्र को पहले लिखा गया था LSWR, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। यहां पर जो राइटिंग के बारे में लिखा गया है, लिखना पहले है और रीडिंग पढ़ना बाद में है। लेकिन इस मॉन्टेसरी शिक्षण सूत्र को भाषा शिक्षण के दौरान बदला गया
और उसे कर दिया गया LSRW। यहां पर रीडिंग बाद में आया। तो यह परिवर्तन क्या है? भाषा शिक्षण के लिए सूत्र क्या है? LSRW। और मोंटेसरी शिक्षण सूत्र क्या है? LSWR। उसके बाद भाषा में कक्षा 1 से अंग्रेजी शिक्षण प्रारंभ किया जाए। 10+2+3 त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाए। त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाए। जहां तक संभव हो बालक को शिक्षण मातृभाषा में दिया जाए। ये हो गया आपका भाषा विषय। नंबर 2 आता है गणित विषय। देखिए, गणित एक जटिल विषय है। गणित एक जटिल विषय है। अतः गणित की जटिलता को देखते हुए इसमें अनुभव को प्राथमिकता दी जाए। अनुभव को प्राथमिकता दी जाए। गणित एक अमूर्त विषय है, इसलिए इसमें तार्किक चिंतन को महत्व दिया जाए। तार्किक चिंतन को महत्व दिया जाए तथा विवेचनात्मक चिंतन के गुणों का विकास किया जाए। विकास किया जाए। इसके साथ साथ गणित एक व्यापक विषय है। जिसका संबंध अन्य विषयों से होता है। अतः गणित का अध्ययन अन्य विषयों के सापेक्ष किया जाए। अन्य विषयों के सापेक्ष किया जाए। गणित शिक्षण हेतु ज्ञात से अज्ञात या मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र पर बल दिया जाए। सूत्र पर बल दिया जाए। गणित शिक्षण हेतु कंप्यूटर हार्डवेयर कठोर उपागम व सॉफ्टवेयर मृदु उपागम का उपयोग किया जाए। ये अनुशंसाएं की गई है गणित विषय के लिए। अगर आप पहले देखें, गणित एक जटिल विषय है जिसमें अनुभव को प्राथमिकता दी जाए। अनुभव को प्राथमिकता दी जाए। उसके साथ साथ अमूर्त तार्किक चिंतन को बढ़ावा दिया जाए। विवेचनात्मक चिंतन के गुणों का विकास किया जाए।
गणित एक व्यापक विषय है, अतः गणित के संदर्भ में गणित का अध्ययन करते समय अन्य विषयों की सापेक्षता को ध्यान में रखा जाए, रेलेवेंसी को ध्यान रखा जाए, ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त शिक्षण पर बल दिया जाए। गणितीय संक्रियाओं को समझने हेतु हार्डवेयर कठोर उपागम व सॉफ्टवेयर मृदु उपागम का उपयोग किया जाए। ये आपकी कुछ अनुशंसाएं की गई गणित विषय के लिए। पहला विषय था भाषा विषय, दूसरा विषय आपका गणित विषय रहा, और तीसरा जो विषय आता है विज्ञान विषय। तो आप विज्ञान विषय को आप देखिए। विज्ञान विषय अनुभव के आधार पर प्रेक्षण किए जाए, तथा अनुभवों की सत्यता की जांच की जाए। अन्वेषण को महत्व दिया जाए, अन्वेषण रिसर्च, अन्वेषण को महत्व दिया जाए। अन्वेषण आधार पर बालक में खोज प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए, खोज प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए। बालक में समस्या समाधान प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए। प्रायोजना विधि आधारित प्रोजेक्ट मेथड, किलपैट्रिक मेथड को बढ़ावा दिया जाए। पूरे देश में अन्वेषण के आधार पर विज्ञान शिक्षण के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाए। जिससे विज्ञान शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सके। बाल विज्ञान कांग्रेस मतलब समिति या कॉन्फ्रेंस का गठन किया जाए। विज्ञान क्लब, विज्ञान संगोष्ठी, विज्ञान मेले व
विज्ञान कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए जिससे विज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके। अब दोस्तों देखिए, आप अगर आपको एक उन्नतशील और विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ना है तो पाठ्य एनसीएफ 2005 ये कहता है कि विज्ञान को अनुभव के आधार पर परीक्षण करें। जिस अनुभव से हमें परीक्षण करते हैं उन अनुभवों की सत्यता की जांच की जाए, अन्वेषण रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, अन्वेषण के आधार पर बालक में खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए, समस्या समाधान की प्रवृत्ति को विकसित किया जाए, प्रायोजना प्रोजेक्ट मेथड को विज्ञान शिक्षण में लागू किया जाए। उसके साथ साथ पूरे देश में अन्वेषण खोज के आधार पर विज्ञान शिक्षण के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाए और विज्ञान शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न की जाए। बाल विज्ञान कांग्रेस समिति का गठन किया जाए जिससे विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो। विज्ञान क्लब, विज्ञान संगोष्ठी, विज्ञान मेले, विज्ञान कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाए जिससे पूरे देश में विज्ञान के प्रति जो रुचि का वातावरण है, विज्ञान को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके। तो ये सारे बिंदु विज्ञान शिक्षण के प्रति कहे गए। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है नंबर 4, वो आता है आपका सामाजिक विज्ञान विषय। सामाजिक विज्ञान विषय। सामाजिक विज्ञान विषय की अगर बात करें तो सबसे पहली अनुशंसा है जेंडर के प्रति न्याय। सोशल जस्टिस फॉर जेंडर, या यह सबसे इंपॉर्टेंट है, आप विशेष ध्यान रखें। ये क्वेश्चन बार बार आ भी चुका है। लिंग भेद का विरोध। लिंग भेद का विरोध मतलब क्या है? लड़का व लड़की में कोई सामाजिक संप्रदाय के रूप में, सामाजिक संगठन के रूप में, संरचनागत सामाजिक संरचना में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब लड़का और लड़की एक समान समझे जाएंगे। ये नहीं है कि लड़के को अच्छे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल के अंदर एडमिशन दिला दिया और लड़की को अंदर गांव के ग्रामीण स्तर पर आपके बेटा तो लड़की है, क्या दिक्कत है, तो यही पढ़ ले, और बेटे को हम क्या कर देते हैं। सामान्यतः ये जो भेदभाव की नीति है वो नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः लड़के और लड़की के अंदर अंतर नहीं किया जाना चाहिए, सामाजिक स्तर के आधार पर, सामाजिक संरचना के आधार पर। तो जेंडर जो शब्द है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। लिंग जेंडर
ये आप ध्यान रखें कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक संपर्क है, जिसके आधार पर लड़के और लड़की के अंदर अंतर नहीं किया जाएगा। दूसरा, एक और जो शब्द आप पढ़ते हैं इसका मीनिंग है यौन, सेक्स। ये एक जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो कि 20X और 20XY, इसके आधार पर जो लिंग निर्धारण होता है, जो लिंग निर्धारण होता है 44XX या 44XY, दिस इज गर्ल, लड़की, और ये क्या हो गया, लड़का। ये जो अंतर है ये सेक्सुअल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को दर्शाता है, बायोलॉजिकल जैविक विभिन्नता को दर्शाता है। इसलिए यौन या सेक्स जैविक संरचना है। मैंने बिल्कुल आसान से शब्दों में आपको क्लियर कर दिया है कि जेंडर क्या है, क्या है, सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना, जबकि सेक्स यौन, यौन क्या है, जैविक संरचना या रचनात्मक संरचना या रचनात्मक पहलू, और यह है सामाजिक पहलू। सबसे पहला हो गया यौन लिंग भेद के प्रति न्याय। नंबर 2, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। नंबर 3, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, जल संरक्षण आदि के विभिन्न नए आयामों की खोज की जाए, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की खोज की जाए। SC, ST, OBC व SBC के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बरती जाए। संवेदनशीलता मतलब उनके अधिकारों को संरक्षण या सुरक्षा दी जाए। किसी भी जाति के प्रति मानसिक ग्रंथि किसी भी जाति के प्रति मानसिक ग्रंथि व पूर्वाग्रहों का विकास ना किया जाए। उसके साथ साथ सामाजिक शिक्षण के अंतर्गत
लैंगिक दुराचारों को समाप्त किया जाए, विभिन्न सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, माफ कीजिएगा, बाल विवाह, प्रदा प्रथा, दहेज प्रथा तथा सती प्रथा का विरोध किया जाए, सती प्रथा का विरोध किया जाए। इसके साथ साथ नागरिक अस्मिता को ध्यान में रखकर कानून बनाए जाए, ये विशेष बातें कही गई आपके एसएसटी के अंतर्गत। अब बात करते हैं अन्य विषयों की, और अन्य विषयों को अगर शामिल किया जाए तो सबसे पहला है काम या रोजगार। काम या रोजगार, इसके अंतर्गत यह कहा गया कि प्रारंभिक स्तर पर अधिगम को, ध्यान से देखें, प्रारंभिक स्तर पर अधिगम को अनुभव से जोड़ा जाए, तथा माध्यमिक स्तर पर अधिगम को व्यवसाय से जोड़ा जाए, व्यवसाय या रोजगार से जोड़ा जाए। विशेष नोट डाल के आप एक चीज रखेंगे, एनसीएफ 2005 वीईटी प्रोग्राम को प्रोत्साहित करता है। वी फॉर वोकेशनल, व्यावसायिक, ई फॉर एजुकेशनल और टी फॉर ट्रेनिंग, शिक्षा और प्रशिक्षण। एनसीएफ इन 3 बिंदुओं पर सबसे ज्यादा महत्व देता है कि जो पाठ्यचर्या हो वो बच्चे को व्यवसाय या रोजगार दिलाने वाली हो, और साथ साथ ऐसी ही उसको क्या दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फिर से देखें, अन्य विषयों में काम या रोजगार प्रारंभिक स्तर पर अधिगम के अनुभव से जोड़ा जाए, माध्यमिक स्तर पर क्या किया जाए, माध्यमिक स्तर पर अधिगम को व्यवसाय या रोजगार से जोड़ा जाए। नोट डाल के देखना आपको कि एनसीएफ 2005 वेट प्रोग्राम को लागू करता है। वी का मतलब वोकेशनल, ई का मतलब एजुकेशनल और टी का मतलब ट्रेनिंग। तो इन तीनों शब्दावलियों का आप विशेष ध्यान रखें। अब नेक्स्ट जो आपका विषय आता है वो आता है कला एवं दस्तकारियां।
कला एवं दस्तकारियां। इसके अंतर्गत कला एवं दस्तकारियों के अंतर्गत बालक को विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे संगीत कला, जैसे गायन, नृत्य, नाटक, इन सब कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सी जो बिंदु आता है वो आता है आपका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है। अर्थात अगर मानसिक विकास अच्छा करना है तो बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अतः विद्यालय स्तर पर MDM अपराह्न भोजन व्यवस्था ये 1995 15 अगस्त 1995 तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था। भाई ये फैक्ट याद रखना, 1995 तमिलनाडु से पीवी नरसिम्हा राव सरकार के अंतर्गत चालू हुआ था। अपराह्न भोजन व्यवस्था का सुचारू संचालन किया जाए, बालक को विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाए। संगीत कला, गायन कला, नृत्य कला, नाटक कला, ये कला एवं दस्तकारियों का उल्लेख किया गया। सी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ये सी बिंदु है। इसके अंतर्गत स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है। अर्थात अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बालक का सभी प्रकार के विकास अच्छे होंगे। इसलिए बच्चे के शारीरिक पृष्ठ पोषण हेतु अपराह्न भोजन व्यवस्था, मिड डे मील व्यवस्था जो है उसको सुचारू ढंग से चालू किया जाए स्कूल स्तर पर। अपराह्न भोजन व्यवस्था को 1995 के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 1995 को। उसके बाद में इसको सुचारू रूप से संचालन करने का दायित्व रखा गया, और MDM का संचालन SSA के अंतर्गत और वर्तमान में रमसा के द्वारा किया जा रहा है। इसकी प्रारंभिक शिक्षा परिषद नोडल एजेंसी मानी। ध्यान रखें, MDM की नोडल एजेंसी प्रारंभिक शिक्षा परिषद मानी जाती है। ओके, अब बात करते हैं इसी के एक तीसरे बिंदु के, नेक्स्ट बिंदु की। छात्रों के साथ साथ छात्राओं की विभिन्न स्वास्थ्य जांच शिविरों में उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए। देखो, अब स्कूलों के अंदर क्या होता है, स्कूल्स के अंदर जांच शिविर होते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। उसमें लड़के तो भागीदारी ले लेते हैं,
लेकिन अगर बात लड़कियों की जाए तो लड़कियां संकोचवश उसमें भाग नहीं लेती है। तो हमें बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य को पृष्ठपोषण देना है, तो लड़कियों को भी विभिन्न स्वास्थ्य जांच शिविरों में उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित दर्ज करने की ओर बढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चे के विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांच की जा सके और किसी भी प्रकार का उसमें अगर शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर अगर किसी विटामिन की, अगर किसी मिनरल्स की या किसी पोषक पदार्थ की कमी है तो उसको नोटिस में लाया जा सके। और सामान्यतः एनीमिया की मतलब रक्त अल्पता की इस कमजोरी को दूर किया जा सके। फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं, आयरन की टैबलेट दी जाती हैं, विटामिन B6, B9, B12, B5, B2, B1 की टैबलेट्स दी जाती हैं। इसके साथ साथ एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जाती है, कृमिनाशक, जो बच्चे के पेट के अंदर, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं जो जल स्रोत होते हैं, वो वर्षा आधारित जो टैंक स्टोरेज होता है, तो उनके अंदर बहुत सामान्य रूप से जो फ्लैटवर्म और जो कृमि जो होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं, निमेटोडल डिजीज होने की पूरी संभावना रहती है। तो हमें बच्चों के स्वास्थ्य जांच शिविर को ध्यानपूर्वक आयोजित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे की विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित परीक्षणों को आयोजित किया परीक्षण के माध्यम से उन रोगों का पता लगाया जा सके। और एक बच्चे का जब शरीर स्वस्थ होगा तभी उसका मानसिक आधार क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो ये आपका तीसरा विषय हुआ, अन्य विषय। और लास्ट में अंतिम में 4 नंबर जो पॉइंट आता है वो आता है आपका योग एवं विश्व शांति। योग एवं विश्व शांति। अगर हमें विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करनी है तो हमें योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाना होगा, जिससे विश्व स्तर पर शांति स्थापना की जा सके। और इसी संदर्भ में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है विश्व भर में। अब लास्ट में एनसीएफ दस्तावेज में जो अंतिम जो समाप्ति की ओर जो कथन आता है वो एनसीएफ 2005 में लिखा गया है। सभी विषयों की दरार, सभी विषयों की दीवारों को इतना छोटा कर दिया जाए, कि बालक सभी विषयों का समागम कर सके। ये अंत में लिखा गया है। सबसे पहले जो एनसीएफ दस्तावेज 2005 का जब अपन ने उद्देश्य कथन देखा था, प्रारंभन कहाँ से हुआ था, वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध के सभ्यता और प्रगति के सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की क्या है पूंजी है, किंतु नासमझ वयस्क संसार में इसकी विकृति का खतरा है। ये आपको सामने रखा गया था। लास्ट में यह है सभी विषयों की दीवारें इतनी छोटी कर दी जाए कि बालक सभी विषयों का आनंद प्राप्त कर सके, उनका समागम कर सके, अपने अंदर समाप्त कर सके। दोस्तों ये आपके रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के हिसाब से ये दूसरा टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। 2-3 बार देखेंगे आप आराम से, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को वही देखे जो वास्तव में ये चाहते हैं कि हमें कुछ समझना है, क्योंकि वीडियो की लेंथ मेरी सामान्यतः लंबी रहती है, लेकिन मैं कंटेंट पूरा डालता हूं। जो भी वीडियो डालूंगा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपके साथ प्रस्तुत करूंगा।
अगर ये लगा कि मैं ये चीज़ नहीं करवा पाऊंगा तो मैं आपको साफ क्लियर मना करता हूँ। आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं उनको साफ इस बात का पता है कि सांगवान सर कभी भी फालतू की चीज़ों का या इश्यूज़ का सहारा नहीं लेते हैं। मुझे कोई व्यूज़ की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी देखें इसको ईमानदारी से देखें। अब जो थर्ड पार्ट आएगा वो आएगा अपन क्वेश्चन सॉल्यूशन का करेंगे, प्रश्नोत्तरी होगा जो नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ बने रहें। फिर मैं कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखना और पूरा देखें और आपके लगे कि हाँ इसमें वास्तव में कंटेंट आपके लायक है तो अब आप, मैंने आज स्पीड कम रखी है, आप आसानी से इसके नोट्स बना सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, बार बार इसको समझें, अपने दोस्तों को बताएं, सबको इसका लाभ मिले, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ओके भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो से जुड़ने के लिए, थैंक यू।